बीएससी प्रथम वर्ष वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम शैवालों के जो सामान्य अध्ययन में शैवालों की जो कोशिकीय संरचना है, उनकी जो कोशिकांग है, उनका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो और पीडीएफ में मैंने शैवालों के जो आवास एवं स्वभाव और उनके जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स हैं, विभेदनकारी लक्षण हैं, उनके बारे में पढ़ा था। और इसी के साथ हमने उनकी जो थैलस संरचना है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। पीडीएफ के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से मैंने इस संदर्भ में चर्चा की थी। और उसी क्रम में हम जो कोशिकांग हैं, जो शैवालों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं, उनका हमने अध्ययन शुरू किया था। पिछले वीडियो में हमने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ लिया था। आज हम दूसरे महत्वपूर्ण कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बच्चों आप सभी लोग इसके संदर्भ में परिचित हो, कोशिकीय संरचनाओं के बारे में आप पहले से काफ़ी कुछ पढ़ते आ रहे हो। एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा आपका। और चूंकि ये इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अध्ययन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। नील हरित शैवाल अर्थात हम कहें कि साइनोफाइसी के अतिरिक्त अन्य सभी यूकेरियोटिक शैवालों में दोहरी झिल्ली द्वारा आबद्ध माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये कोशिकीय श्वसन के कोशिकांग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्वसन संबंधित सभी एंजाइम, इनकी सांद्रता इनके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाई जाती है। सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पर्याप्त होती है और सभी शैवालों में माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना भी लगभग समान होती है। ये दो झिल्ली द्वारा आवृत है। बाह्य झिल्ली तो समान रूप से आवृत की हुई होती है, लेकिन आंतरिक झिल्ली में अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। इन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो श्वसनीय एंजाइम है, इनके अतिरिक्त डीएनए, आरएनए और 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए खुले रूप में पाए जाते हैं। और डीएनए आरएनए का पाया जाना ये साबित करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी रेप्लिका खुद बना सकता है। और 70 इस प्रकार के राइबोसोम का पाया जाना ये सिद्ध करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन संश्लेषण भी स्वयं कर सकता है। इसीलिए ही माइटोकॉन्ड्रिया को एक स्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है। वैसे ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे और हरित लवक जैसे जो कोशिकांग है, माना जाता है कि ये एक समय पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी, जो दूसरी कोशिका के अंदर समाहित होकर, सहजीवित होकर इन्होंने अपना एक तरह से विकास किया और सहजीवन की शुरुआत हुई और उसी से जटिल कोशिकाओं का निर्माण, यानी यूकेरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण आरंभ हुआ है। हम तीसरे कोशिकांग के बारे में बात करेंगे, गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है या लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। नामकरण कैमिलियो गोल्जी द्वारा हुआ था। दरअसल मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि गोल्जी काय यदि जंतु कोशिका में होता है तो उसकी पटलिकाएं और गोलिकाएं क्रमशः एक दूसरे से थोड़ी दूर दूर रहती हैं, जबकि पादपों में ये जो पटलिकाएं और गोलिकाएं होती हैं, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट इनका पाया जाता है। इसलिए पादपों में पाए जाने वाली गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम भी कहते हैं। वैसे इनका नाम इनके खोजकर्ता कैमिलियो गोल्जी द्वारा दिया गया था। नीलहरित शैवालों के अतिरिक्त अन्य सभी शैवालों में गोल्जिकाएं पाए जाते हैं, क्योंकि साइनोफाइसी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसमें ये जटिल कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ये आपको पहले से भी पता है और इसको दोबारा दिमाग में रख लीजिए आप कि गोल्जिकाएं एक के ऊपर एक क्रम में स्थित 2 से 20 पटलिकाओं से निर्मित होते हैं। गोल्जिकाएं में कोशिका की जैव रासायनिक क्रियाओं से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। वैसे तो गोल्जिकाएं की विस्तृत जो कार्य प्रणाली है, इसके बारे में अभी अध्ययन करना शेष है, लेकिन लगभग ये माना जाता है कि कई एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में गोल्जिकाएं के अंदर पड़े रहते हैं। यदि हम बात करें चौथी कोशिकांग अंतःप्रद्रवी जालिका, जैसा कि विदित है आप लोगों को, नीलहरित शैवालों यानी साइनोफाइसी के अतिरिक्त अन्य सभी शैवालों की कोशिकाओं में, कोशिका द्रव्य में अत्यंत बारीक परस्पर संबंध नलिकाओं तथा पुटिकाओं का एक जालनुमा तंत्र पाया जाता है। इस जालनुमा तंत्र को अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। इसकी सतह पर 80 इस प्रकार के राइबोसोम कणिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। यदि राइबोसोम पाए जाते हैं तब तो अंतःप्रद्रवी जालिका कणिकीय अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाती है, और यदि राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं तो अंतःप्रद्रवी जालिका चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के रूप में जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के मुख्य केंद्र होते हैं, अतः हम यह कह सकते हैं कि अंतःप्रद्रवी जालिका का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान उपलब्ध करवाना है। और यदि हम बात करें राइबोसोम रहित अंतःप्रद्रवी जालिका की, यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य लिपिड संश्लेषण करना होता है। अब हम पांचवें कोशिकांग के बारे में बात करते हैं, नील हरित शैवालों के अतिरिक्त रिक्तिकाएं। नील हरित शैवालों के अतिरिक्त सभी यूकेरियोटिक शैवालों की परिपक्व कोशिकाओं में एक अथवा कई
छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। रिक्तिकाओं की उपस्थिति पादप कोशिकाओं का प्रमुख लक्षण है। जैसे हरित लवक और लवक का पाया जाना जैसे आपके इम्पोर्टेंट है, वैसे ही रिक्तिकाओं का पाया जाना भी ये एक प्रकार के पादप कोशिकाओं का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। रिक्तिकाओं के ऊपर एक सुस्पष्ट झिल्ली का आवरण होता है जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और इसे आप सभी ध्यान में रखिएगा। शैवालों और जो रिक्तिकाओं में जो कोशिकीय जो विलयन पाए जाते हैं उन्हें कोशिका रस या सेल सैप कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। शैवालों में दो प्रकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, सरल या अकुंचनशील रिक्तिका। ये रिक्तिकाएं जो सेल सैप है, कोशिका विलयन है, उनका संग्रहण करने का कार्य करती है। दूसरी होती है जटिल या संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका का कार्य होता है परासरण नियमन का कार्य करना है। जल तथा अन्य जो विलयन है उनके नियमन और अवशोषण में ये सहायक होती है। साथ ही वितरण करने के लिए भी ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में वितरण करने के लिए भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैंने आपको बताया अकुचनशील या सरल कोश रिक्तिका का कार्य है जल का संग्रह करना, जिसको कोशिकीय रस भी कहा जाता है, सेल सैप कहा जाता है। लेकिन कुछ शैवालों में ये भोज्य पदार्थों का संग्रहण का कार्य भी करती हैं। हम छठे कोशिकांग के बारे में बात करें जिसे नग्न कोशिकांग भी कहा जाता है, क्योंकि ये झिल्ली विहीन कोशिकांग है, राइबोसोम। ये नीलहरित शैवालों सहित समस्त शैवालों में पाए जाते हैं। लेकिन एक अंतर है, नीलहरित शैवालों में साइनोफाइसी वर्ग के शैवालों में ये 70 प्रकार के होते हैं और अन्य जो यूकेरियोटिक शैवाल हैं उनमें ये 80 प्रकार के होते हैं और बाकायदा अंतःपद्रवी जालिका पर चिपके रहते हैं। यदि हम बात करते हैं कि ये मुख्यतः आरएनए से और प्रोटीन से बने होते हैं, राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन से बने होते हैं। विभिन्न शैवालों की कोशिकाओं में ये अंतःद्रव्य जालिका के साथ चिपके रहते हैं, लेकिन नीलहरित शैवाल में ये कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पहले पूर्व में बताया कि नीलहरित शैवालों में 70 प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं, इसमें दो इकाइयाँ होती हैं, 50S और 30S। अन्य शैवालों में ये राइबोसोम जो यूकेरियोटिक शैवाल हैं, जटिल शैवाल हैं, उनमें राइबोसोम 80S प्रकार के पाए जाते हैं, जिसकी दो इकाइयाँ होती हैं, 60S और 40S। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं दोनों में ही, चाहे वो 70S हो चाहे 80S हो, ये प्रोटीन संश्लेषण का ही कार्य करते हैं। यदि हम बात करते हैं अन्य कोशिकांगों की, तो हम तीसरे कोशिका जो आपका 7वां जो कोशिकांग है, कशाभिकाएं। कशाभिकाएं कोशिका द्रव्य के दीर्घीकरण से निर्मित अत्यंत बारीक तंतु होते हैं। यह नीलहरित शैवालों के अतिरिक्त अन्य सभी शैवालों में पाए जाते हैं। बाह्य संरचना के आधार पर कशाभिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रतोद या विप्लेश या एक्रोनिमेटिक। जब कशाभिका की सतह पर किसी प्रकार के रोम नहीं पाए जाते तब तो उन्हें कहते हैं प्रतोद, विप्लेश या एक्रोनिमेटिक। जैसे उदाहरण है आपका क्लोरोफाइसी। दूसरे प्रकार की जो कशाभिका है वो है टिंसल या कुर्च या आपके प्लूरोनिमेटिक। इसकी सतह पर कई सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं। अब ये सूक्ष्म रोमों के पाए जाने की व्यवस्था भी 3 प्रकार की होती है। जैसे यदि आप मान लीजिए कि एक ही सतह पर रोम पाए जाएं तब तो स्टाइकोनोमेटिक, यदि वो दोनों सतह पर हों तो पेंटोनिमेटिक, और यदि दोनों सतह पर हों लेकिन उसके शीर्ष पर भी, यानी कशाभिका में भी रोम दो पंक्तियों में होते हैं लेकिन उसके शीर्ष पर एक कशाभिका पर शीर्ष पर भी रोम पाया जाता है, तब ऐसी व्यवस्था को जो हम कहते हैं वो है पेंटोक्रोनिमेटिक। यानी स्टाइकोनिमेटिक, पेंटोनिमेटिक और पेंटोक्रोनिमेटिक व्यवस्था, ये ध्यान रखिएगा। कशाभिका की आंतरिक संरचना आधारभूत रूप से समान प्रकार की होती है, सभी में 9+2 प्रतिरूप में होती है। 9 परिधीय तंतु होते हैं 9 और 2 केंद्रीय तंतु होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सदस्यों की कशाभिकाओं में 0+2 प्रतिरूप पाए जाते हैं, यानी सिर्फ केंद्रीय तंतु ही उसमें होते हैं, परिधीय तंतुओं का अभाव होता है। अब हम बात करते हैं सामान्य कशाभिका की। सामान्य कशाभिका में 2 तंतु केंद्र में और 9 तंतु परिधि पे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। सभी परिधि तंतु एक खोखले आधार कणिका या ब्लीफेरोप्लास्ट से जुड़े रहते हैं और इसी ब्लीफेरोप्लास्ट से ये नियंत्रित भी होती हैं कशाभिकाएं। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। कशाभिकाएं चलन गति के कोशिकांग हैं। इनकी सहायता से संबंधित काय कोशिका या चल बीजाणु कोशिका सरल माध्यम जैसे जल है, आपके विलयन है या स्त्री जननांग द्वारा निर्मित विलेय हैं, उनमें आवश्यक गति करते हैं। साथ ही गति करने में एटीपी का खर्च होता है। गति करना शैवालों के लिए आवश्यक है, भोजन के लिए
जनन के लिए, इसके लिए गति करना शैवालों के लिए आवश्यक होता है, और इसमें कशाभिकाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम अगले कोशिकांग की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, शैवालों में ये विशेष तौर पर पाई जाने वाली संरचना है पायरेनॉइड। पायरेनॉइड भोज्य पदार्थों के संग्रहण के कोशिकांग है, जो मुख्य रूप से क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन तथा स्टार्च से बने होते हैं और इनका केंद्रीय भाग प्रोटीन तंतु के सघन रूप में पाया जाता है, और परिधीय भाग में स्टार्च पटलिकाएं होती हैं। तो कह सकते हैं प्रोटीन और स्टार्च के ये संग्रहण के द्वारा पायरेनॉइड जो कोशिकांग है वो बनते हैं। ये कोशिकांग अधिकतर हरित लवकों में अंतःस्थापित होता है। हरित लवकों की पटलिकाओं के आसपास ये कोशिकांग फैला रहते हैं, और हरित पायरेनॉइड का कार्य स्टार्च का संग्रह करना होता है। कुछ शैवालों में पायरेनॉइड एक अस्थायी संरचना के रूप में बनते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनती है। सामान्यतः पायरेनॉइड थाइलेकोइड और वर्णी लवकों के आसपास फैले रहते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर लवकों के पास में ही पायरेनॉइड पाए जाते हैं, तो इससे आप ये समझ जाइए कि ये स्टार्च के संग्रहण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यदि हम बात करते हैं अगले जो कोशिकांग है, वो भी एक शैवालों में विशेष रूप से पाया जाता है, जिसे नेत्र बिंदु या द्रक बिंदु या स्टिग्मा कहते हैं। गतिशील शैवालों जैसे क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूग्लिना आदि की कशाभिकाओं के आधार पर या चल बीजाणु में एक वर्णकी कोशिकांग पाया जाता है, जिसे नेत्र बिंदु या द्रक बिंदु कहते हैं। क्लेमाइडोमोनास में नेत्र बिंदु हरित लवक की झिल्ली के नीचे की ओर 2 समांतर रेखाओं में स्थित होता है। इन रेखाओं का निर्माण लिपिड कणिकाओं के पंक्तिबद्ध होने से होता है। वॉलवॉक्स में ये कोशिकांग एक लेंस के रूप में पाया जाता है, और युग्लिना में ये जो कोशिकांग कशाभिकाओं के आधार पर पाया जाता है। इनमें एस्टाजेंथिन नाम का वर्णक पाया जाता है। नेत्र बिंदु का नारंगी लाल रंग इसके निर्माणकारी लिपिड बिंदुओं के कारण होता है, और नेत्र बिंदु का कार्य, द्रक बिंदु का कार्य प्रकाश संवेदी कोशिकांग के रूप में कार्य करना होता है। लेकिन बोल्ड और वाइन नामक वैज्ञानिकों ने ये बताया था कि जो नेत्र बिंदु या द्रक बिंदु है, ये आधार कणिका के रूप में कार्य करते हैं, जो कि स्वयं प्रकाशग्राही नहीं है। फिर भी इनकी अनुपस्थिति में प्रकाशानुचलनी गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। यानी कुल मिला के कमोबेश हम ये कह सकते हैं कि द्रक बिंदु, स्टिग्मा या नेत्र बिंदु का कार्य प्रकाशानुचलनी गति को संचालित करना है कोशिका में। यानी शैवाल प्रकाश की तरफ आकर्षित हों, क्योंकि शैवाल स्वपोषी होते हैं, प्रकाश इनको चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो ऐसी जो वातावरण में ऐसे प्रकार के जो अनुकूलतम प्रकाश मिल सके, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए शैवाल गति करते हैं, और इसमें स्टिग्मा की भूमिका मानी जाती है। हालांकि अभी इसके स्पष्ट प्रमाण जो अब तक नहीं मिल पाए हैं, लेकिन ये माना जाता है कि नेत्र बिंदु या स्टिग्मा के रूप में ये प्रकाशग्राही कार्य करते हैं शैवाल। हम बात करते हैं इसके अगले कोशिकांग, सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। लगभग सभी जीवों की कोशिकांग में केंद्रक या नाभिक पाया जाता है, लेकिन नीलहरित शैवालों यानी साइनोफाइसी के जो शैवाल हैं, चूंकि वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, उनमें केंद्रक या नाभिक नहीं पाया जाता, क्योंकि उनके जो डीएनए है उसके ऊपर आवरण नहीं होता है, खुला डीएनए होता है। तो इसलिए केवल नीलहरित शैवालों साइनोफाइसी को छोड़कर सभी शैवालों में दोहरी झिल्ली से आबद्ध संगठित केंद्रक पाया जाता है, और नीलहरित शैवाल में यह आवरण अनुपस्थित होता है। यूक्रेटिक शैवालों में संगठित केंद्रक के रूप में होता है, जो गोल आकृति का होता है या थोड़ा सा चपटा आकृति का, मतलब अंडाकार आकृति का होता है। इसके दोनों झिल्लियों के बीच में परिकेंद्र की अवकाश पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली केंद्रक को कोशिका द्रव्य से पृथक करती है। साथ ही साथ इसमें छिद्र भी पाए जाते हैं, जिन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं। केंद्रक झिल्ली के भीतर केंद्रक द्रव्य में क्रोमेटिन जालिका, केंद्रिका तथा हिस्टोन प्रोटीन के कण पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित क्रोमेटिन जालिका उपस्थित होती है, और यही क्रोमेटिन जालिका बाद में गुणसूत्रों के रूप में कार्य करती है जब कोशिका का विभाजन होता है, और आनुवांशिक पदार्थों का स्थल होती है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं, सिद्ध होता है कि केंद्रक के माध्यम से ही आनुवांशिक पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित होते हैं। तो केंद्रक का न केवल कोशिका निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है, बल्कि इसमें आरएनए का निर्माण भी होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस और अन्य प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो केंद्रक को हम ये कह सकते हैं कोशिका का एक तरह का नियंत्रण ग्रह है, जहाँ से पूरी कोशिकाओं की सारी गतिविधियाँ कंट्रोल में आती हैं और संचालित होती हैं। तो इस प्रकार से
आपने जो अभी कोशिकांगों के बारे में पढ़ा है, शैवालों की कोशिकांगों के बारे में, मैं हरित लवक को जानबूझ के मैंने इसमें नहीं जोड़ा है, क्योंकि हम हरित लवक या लवक या वर्णी लवकों के बारे में जो भी पढ़ेंगे वो विस्तृत अलग से अध्ययन करना आवश्यक होता है, क्योंकि शैवालों की महत्वपूर्ण जो कार्य है उसमें वर्णी लवकों का और हरित लवकों का एक विशेष योगदान होता है। तो उस कोशिकांग को हम अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे।